दोस्तों, दिन के 11 बजे का टाइम था। एक बहुत बड़े बैंक में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने साधारण से कपड़े पहन रखे हैं और उनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा है, उसे लेकर वह बैंक के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह बुजुर्ग व्यक्ति उस बैंक के अंदर घुसे थे, तो वहां पर जितने भी कस्टमर थे और जितने भी बैंक के कर्मचारी थे, वह अजीब निगाहों से उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं। उन बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था हरपाल सिंह। हरपाल सिंह जी, जिनके एक हाथ में छड़ी है और एक हाथ में उन्होंने पुराना सा लिफाफा पकड़ रखा है, वह धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो काउंटर ग्राहकों के लिए था। और ग्राहकों की मदद करने के लिए एक महिला वहां पर बैठी हुई थी, जिस महिला का नाम था संगीता। अब वह धीरे धीरे संगीता की तरफ पहुंच गए थे, लेकिन बैंक के अंदर जितने भी लोग थे और जितने भी बैंक के कर्मचारी थे, सभी की निगाहें हरपाल सिंह जी के ऊपर टिकी हुई थी। इसके बाद वह संगीता के पास जाते हैं और जाने के बाद बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं कि देखिए मैडम, मेरे अकाउंट में क्या हो गया है, यह अच्छी तरह से चल नहीं रहा है। ऐसा कहकर हरपाल सिंह जी उस लिफाफे को संगीता की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन संगीता हरपाल सिंह जी के कपड़ों को देखकर उन्हें जज करती है और कहती है कि बाबा, क्या आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए? मुझे लगता है कि आपका खाता इस बैंक में नहीं होगा। लेकिन तभी जो हरपाल सिंह जी होते हैं, बड़े ही सहजता से कह देते हैं कि बेटी, एक बार तुम देख तो लो, शायद हो सकता है मेरा खाता इसी बैंक में हो। उसके बाद संगीता लिफाफा रखते हुए उनसे कह देती है कि बाबा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको थोड़ी देर तक वेट करना होगा। ऐसा कहकर संगीता और बैंक में मौजूद अन्य लोगों का काम करने लगती है और हरपाल सिंह जी वहीं पर खड़ा होकर वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर तक वह वेट करते हैं और वेट करने के बाद दोबारा से कहने लगते हैं कि बेटी, अगर तुम थोड़ा बिजी हो तो तुम मैनेजर को फोन कर दो। दरअसल मुझे उससे भी कुछ काम है, तो मैं उनसे कुछ बात कर लेता हूं। इसके बाद संगीता ना चाहते हुए भी अपना फोन उठाती है और फोन उठाकर मैनेजर के केबिन का नंबर डायल कर देती है। उसने फोन किया था। फोन करने के बाद मैनेजर को बता दिया था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, आप कहो तो मैं उनको वहां पर भेज देती हूं। इसके बाद जो मैनेजर होता है वहीं से हरपाल सिंह जी को देखने लगता है। हरपाल सिंह जी बड़े ही साधारण दिखाई दे रहे थे। तो तभी मैनेजर फोन पर संगीता से पूछने लगता है कि क्या यह हमारे बैंक का कस्टमर है या फिर ऐसे ही कुछ मुंह उठाकर चला आया है? तो वह कहती है कि सर, यह बात तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यह आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद मैनेजर कह देता है कि ऐसे लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ऐसा करो, इन्हें बिठा दो और थोड़ी देर बैठकर यहां से चले जाएंगे। ऐसा कहकर संगीता को आदेश मिल गया था बैंक मैनेजर की तरफ से, और संगीता हरपाल सिंह जी को वहां पर वेटिंग एरिया में बैठा देती है। कहती है कि बाबा, आप वहां पर बैठ जाओ, थोड़ी देर में मैनेजर साहब फ्री हो जाएंगे और उसके बाद आपसे मिल लेंगे। इसके बाद हरपाल सिंह जी वहां से टहलते हुए वेटिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं और वहां पर कोने में रखी हुई एक चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। सभी लोग अभी तक भी हरपाल सिंह जी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वहां पर जितने भी कस्टमर आया करते वह अच्छे खासे सूट बूट में आया करते। लेकिन हरपाल सिंह जी ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और देखने से लग भी नहीं रहा था कि इनका अकाउंट इस बैंक में होगा, क्योंकि उस बैंक के अंदर काफी अमीर लोगों के अकाउंट रहा करते थे और यहां पर हरपाल सिंह जी का अकाउंट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। इसी वजह से हरपाल सिंह जी आकर्षण का केंद्र बन गए थे और सभी लोग उनकी तरफ घूर घूर कर देखे जा रहे थे और तरह तरह की बातें उनके बारे में बना रहे थे। ये बातें हरपाल सिंह जी को भी सुनाई देती हैं, लेकिन वह इन सभी चीजों को इग्नोर करते हैं और अपना नंबर आने का वेट करते रहते हैं। वह सोचते हैं कि थोड़ी देर में मैनेजर आएगा और उससे मैं बात कर लूंगा। इस बैंक के अंदर एक और व्यक्ति छोटी पोस्ट पर काम किया करता था, जिसका नाम था पवन। पवन अभी बाहर गया हुआ था और जैसे ही वह बैंक के अंदर आता है तो वह देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि वेटिंग एरिया में बैठा हुआ है, उसकी तरफ सभी लोग देख रहे हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई उसे भिखमंगा कह रहा है और कोई कह रहा है कि इस बैंक के अंदर तो इसका अकाउंट हो ही नहीं सकता और यह यहां पर कैसे आ गया, ऐसे लोगों को इन लोगों ने क्यों बैठा रखा है। इस तरह की बातें उसके बारे में चल रही थी और ये सभी बातें पवन भी सुन लेता है। तो उसके बाद पवन सीधा हरपाल सिंह जी के पास जाता है और वहां पर जाकर बड़े आदर भाव से उनसे पूछने लगता है कि बाबा, आप यहां पर क्यों आए हो और क्या काम है आपको? क्योंकि पवन को यह सब कुछ बड़ा ही बुरा लगता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति की हालत को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और इसी वजह से वह उससे पूछने के लिए गया था। वहां पर जाने के बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति पवन को बता देता है कि मुझे मैनेजर से मिलना है और उससे मुझे कुछ काम है। इस बात को सुनकर पवन उनसे कहता है कि ठीक है बाबा, आप थोड़ी देर यहां पर वेट करो और मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूं।
इसके बाद पवन मैनेजर के केबिन में जाता है और उन्हें उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बता देता है। लेकिन मैनेजर पहले से ही उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में जानता था और कहने लगता है कि पता है मुझे, मैंने ही उसे वहां पर बिठा रखा है। थोड़ी देर वहां पर बैठेगा और बैठने के बाद वहां से चला जाएगा। इसके बाद मैनेजर पवन को और कोई काम बता देता है और कहता है कि तुम ना काम कर लो और तुम्हें इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है। अब पवन दूसरे काम में लग जाता है और धीरे धीरे उस बुजुर्ग व्यक्ति को वहां पर बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे तक बुजुर्ग व्यक्ति अपना धैर्य रखता है, लेकिन उसके बाद उसे यह बात सहन नहीं होती। वह खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ने लगता है। अब जैसे ही वह मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ता है तो मैनेजर देखता है कि वह बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास ही आ रहा है। तो वह फौरन से अपने केबिन से बाहर निकलता है और निकलने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है और थिरकते हुए पूछने लगता है कि हाँ बाबा, बताइए आपको क्या काम है। तो हरपाल सिंह जी अपना लिफाफा आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगते हैं कि बेटा यह देखो, मेरा बैंक अकाउंट की डिटेल इसके अंदर है और मेरे बैंक अकाउंट से कोई भी लेन देन नहीं हो पा रही है। आप देखकर यह बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है। अब इस बात को सुनकर मैनेजर थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कह देता है कि बाबा, जब किसी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रहा करते तो ऐसा ही हो जाता है। मेरे ख्याल से आपने भी अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवाए होंगे और इसी वजह से आपके अकाउंट की लेन देन रोक दी गई है। इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो बड़े ही विनम्र भाव से कहने लगते हैं कि बेटा, पहले तुम एक बार अकाउंट को चेक तो कर लो, उसके बाद ही कुछ मुझे बताओ तो ही अच्छा रहेगा। इस तरह से तुम कैसे बता सकते हो। तो मैनेजर हंसने लगता है और हंसते हुए कह देता है कि बाबा, ये सालों का एक्सपीरियंस है और सालों से मैंने यही काम किया है। आप जैसे लोगों की शक्ल को देखकर मैं बता देता हूं कि कौन व्यक्ति किस तरह का है, किसने अपने अकाउंट में कितना पैसा जमा किया होगा। तो आपके अकाउंट में तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और मैं चाहता हूं कि अब आप यहां से चले जाओ। सभी कस्टमर आपकी तरफ देख रहे हैं और बैंक के अंदर एक अलग तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है। इसके बाद हरपाल सिंह जी उस लिफाफे को उसकी टेबल पर रखते हैं और कहते हैं कि ठीक ठीक है बेटा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम इस लिफाफे में जो भी डिटेल लिखी हुई है उनको एक बार जरूर से देख लेना। ऐसा कहकर हरपाल सिंह जी वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते जैसे ही वह गेट पर पहुंचते हैं तो फौरन मुड़कर कहते हैं कि बेटा, तुम्हें यह सब कुछ करने का बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर हरपाल सिंह जी वहां से बैंक के मेन गेट से बाहर निकल गए थे और टहलते टहलते वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब मैनेजर को यह बात सुनाई देती है कि तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा तो थोड़ा सा तो उसे लगता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि बुढ़ापे में ऐसे ही कह दिया होगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। मैनेजर अपने काम धंधे को करने के लिए चला जाता है। इधर टेबल पर वह लिफाफा पड़ा हुआ था जिस लिफाफे के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति के बैंक अकाउंट की डिटेल थी। इसके बाद जो पवन होता है वहां से उस लिफाफे को उठा लेता है और अपने कंप्यूटर के सर्वर में लॉगिन करके उस लिफाफे के अंदर दी गई जानकारी के हिसाब से ढूंढने लगता है। ढूंढने के बाद जब पुराना रिकॉर्ड खंगाला जाता है तो उसे पता चलता है कि यह जो व्यक्ति यहां पर आया था ये इस बैंक का एक तरह से मालिक ही है, क्योंकि इस बैंक के सब शेयर इसके पास ही है। अब इस बात को सुनकर वह बड़ा ही हैरान होता है और भी अच्छी तरह से उस डिटेल को पढ़ने लगता है। तो डिटेल को पढ़ने के बाद वह पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि यह इस बैंक के मालिक ही हैं। इसके बाद पवन उस रिपोर्ट की कॉपी निकालता है और कॉपी निकालकर बैंक मैनेजर के पास जाने लगता है। बैंक मैनेजर जो अपने केबिन में किसी अमीर कस्टमर से बात कर रहे थे और उन्हें तरह तरह की स्कीमें बता रहे थे। इसके बाद पवन नोट करता है और नोट करने के बाद केबिन के अंदर आने लगता है। बैंक मैनेजर उसे इशारा करता है और इशारे से पूछने लगता है कि किस लिए तुम यहां पर आए हो। उसके बाद जो पवन होता है वह इशारों से ही बता देता है कि यह एक रिपोर्ट है जो उस व्यक्ति की है जो वहां पर आया था और आपने उसे ऐसे ही यहां से भेज दिया। आप एक बार इस पर नजर डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा कहकर पवन ने वह रिपोर्ट मैनेजर साहब की टेबल पर रख दी थी, लेकिन तभी जो मैनेजर साहब होते हैं अपने उस क्लाइंट से थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज लेते हैं और कहते हैं कि देखो भाई पवन, हमारे पास ऐसे वैसे लोगों के लिए टाइम नहीं है। इसके बाद पवन बड़े आदर भाव से मैनेजर साहब से कहने लगता है कि अगर आप इसको एक बार देख ले तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। लेकिन जो मैनेजर है वह उस रिपोर्ट को आगे की तरफ सरका हुए कहता है कि मुझे इसको नहीं देखना और मुझे ऐसे कस्टमर में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर उसने रिपोर्ट को पवन की तरफ बढ़ा दिया था और पवन उस रिपोर्ट को वहां से लेकर अपने काम धंधे में लग जाता है। बैंक के अंदर का माहौल अब शांत हो गया था। सभी लोग अपने काम धंधे में लग गए थे और धीरे धीरे शाम हो जाती है।
उसके बाद दूसरे दिन उसी टाइम पर, जिस टाइम पर हरपाल सिंह जी आए थे उसी टाइम पर फिर से आते हैं। लेकिन आज उनके साथ एक सूट बूट वाला व्यक्ति था जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस भी था, और अंदर आने के बाद वहां पर सभी लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचते हैं। इसके के बाद में मैनेजर को अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं, तो मैनेजर भी डरते हुए अपने केबिन से निकलकर हरपाल सिंह जी के सामने आकर खड़ा हो गया था। तभी हरपाल सिंह जी मैनेजर से कहते हैं कि मैनेजर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि यह बात आपको बहुत भारी पड़ेगी। आपने जो कुछ भी कल मेरे साथ किया था वह बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है, तो अब आप अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। इस बात को सुनकर मैनेजर थोड़ा सा बौखला जाता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि क्या सजा मुझे दे सकते हैं, भला में साथ क्या कर सकते हैं। उसके बाद हरपाल सिंह जी कहते हैं कि तुम्हें मैनेजर के पद से हटाया जा रहा है और तुम्हारी जगह इस बैंक में काम करने वाले पवन को मैनेजर बनाया जा रहा है और तुम्हें फील्ड का काम देखना होगा। इस बात को सुनकर मैनेजर थोड़ा सा बौखला जाता है और वह कहने लगता है कि आप होते कौन हो मुझे इस तरह से हटाने वाले। तो हरपाल सिंह जी कह देते हैं कि मैं इस बैंक का एक तरह से मालिक ही समझ लो, क्योंकि 60 पर शेयर वैल्यू मेरे पास है और मैं चाहूं तो तुम्हें हटा भी सकता हूं और किसी और को तुम्हारी जगह लगा भी सकता हूं। यह बात सुनकर बैंक के अंदर जितने भी कर्मचारी थे और जो कुछ कस्टमर कल भी इस बैंक के अंदर आए थे और आज भी आए थे, वह सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और हरपाल सिंह जी की तरफ फटी की फटी रह गई निगाहों से देखने लगते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति जो हरपाल सिंह जी के साथ आया था वह अपने उस सूटकेस को खोलता है और खोलने के बाद उसमें से एक डॉक्यूमेंट निकालता है जो कि पवन की प्रमोशन का था। उसे एक बैंक मैनेजर बना दिया गया था। इसके बाद में दूसरा लेटर निकलता है जिसको बैंक मैनेजर को दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें फील्ड में ड्यूटी करनी है तो तुम बेशक से कर लो, लेकिन मैनेजर बनकर तुम इस बैंक में नहीं रह सकते। यह बात सुनकर मैनेजर के पसीने छूटने लगते हैं और वह अपनी कल की गलती के लिए बुजुर्ग व्यक्ति से माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी जो हरपाल सिंह जी होते हैं वह उसे उठाते हैं और कहते हैं कि माफी किस बात की मांग रहे हो और मैं किस वजह से तुम्हें माफ कर दूं। तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया था वह हमारे इस बैंक की पॉलिसी के खिलाफ है। क्या तुमने कभी भी इस बैंक की पॉलिसी नहीं पढ़ी? यहां पर गरीब और अमीर में कोई भी फर्क नहीं किया जाएगा और सभी को एक ही पलड़े में तोला जाएगा। दरअसल इस बैंक की स्थापना हरपाल सिंह जी ने की थी और उन्होंने यह बात पहले ही घोषित कर दी थी कि इस बैंक के अंदर किसी को भी गरीब नहीं समझा जाएगा और ना ही किसी को ज्यादा अमीर समझा जाएगा। सभी के साथ सामान्य व्यवहार किया जाएगा और कोई भी बैंक का स्टाफ ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हरपाल सिंह जी कहते हैं कि वह तो मैं तुम पर रहम कर रहा हूं कि तुम्हें काम करने योग्य छोड़ रहा हूं, वरना मैं चाहूं तो तुझे यहां से हटा भी सकता हूं। जो तुमने मेरे साथ किया है वह बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बैंक में काम करने वाला पवन, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझसे आकर पूछा और मेरे लिए कुछ करना चाहा, तो इस पोस्ट के लिए वह असली हकदार है, ताकि वह ग्राहकों को अच्छी तरह से समझ सके और उनके कपड़ों को देखकर उनको कुछ जज ना कर सके। ऐसा कहकर हरपाल सिंह जी संगीता को बुलाते हैं और संगीता को भी इस बात के बारे में फटकार लगाते हैं। कहते हैं कि मैं पहली गलती समझकर तुम्हारी इसे माफ कर रहा हूं, लेकिन बैंक के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आए तो उसको उसके कपड़ों से जज नहीं करना है, उसके बारे में तसल्ली से देखना चाहिए। अगर तुम मुझे पहले ही हैंडल कर लेती तो इस मैनेजर के पास मुझे नहीं जाना पड़ता और मुझे और ज्यादा अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद संगीता हाथ जोड़ने लगती है और उनसे माफी मांगने लगती है। कहती है कि बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हरपाल सिंह जी वहां से उस व्यक्ति के साथ वापस जाने लगते हैं और सभी लोगों से कहकर गए थे कि पवन से बहुत कुछ तुम्हें सीखने की जरूरत है और इससे जितना हो सके उतना सीख लीजिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब मैं बीच बीच में यहां पर किसी ना किसी को भेजता रहूंगा जो तुम्हारी इन हरकतों के बारे में अच्छी तरह से मुझे रिपोर्ट दे सके। कि ऐसा कहकर हरपाल सिंह वहां से चले गए थे और बैंक का पूरा स्टाफ इस बारे में बात करने लगता है और सोचता है कि अब अच्छी तरह से काम करना होगा, कहीं अगली बार उनका नंबर ना आ जाए। इस बात को सोचकर पूरा बैंक सुधर जाता है और सभी लोग अच्छी तरह से उस बैंक के अंदर काम करने लगते हैं। हरपाल सिंह जी का यह कारनामा चारों तरफ फैल गया था और सभी लोग उस बैंक की बड़ाई करने लगते हैं और कहते हैं कि मालिक हो तो ऐसा हो, वरना बेशक से ना हो, क्योंकि ज्यादा मालिक अपने बैंक को खोलकर चले जाते हैं। फिर चाहे पीछे से मैनेजर किस तरह का काम करें या पीछे से कोई भी कर्मचारी कैसा भी काम करे, उन्हें इस चीज से कोई भी मतलब नहीं होता है। लेकिन हरपाल सिंह जी ने अपने ऑनर होने का पूरा कर्तव्य निभाया और उस बैंक के कर्मचारियों को अच्छा सा सबक सिखाया। आप क्या कहना चाहते हो? हरपाल सिंह जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो?
पवन के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत